नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर और बड़ा मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं कायनात अंसारी। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है। यह अलग बात है कि दिग्गज हमेशा इस बात को नकारते रहे हैं, लेकिन जब भी मौका एकजुटता दिखाने का आया तब खुद को दूसरे से बेहतर दिखाने के लिए होड़ करते नजर आए। प्रदेश की सियासत और पार्टी में किसका कितना ऊंचा कद और संगठन पर कितनी मजबूत पकड़ है, इस बात को लेकर हरियाणा कांग्रेस के नेता कई बार अपने अपने तरीके से समझाने की कोशिश करते रहे हैं। कभी अपने बयानों के जरिए तो कभी अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन के जरिए। लेकिन अब कांग्रेस आला कमान ने अंदर खाने चलने वाली इस गुटबाजी को लेकर कड़ा तेवर अपना लिया है। हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी दीपक बावरिया ने साफ संकेत दे दिया है कि पार्टी नेता गुटबाजी से बाज रहें, नहीं तो पार्टी के एक्शन के लिए तैयार रहें। दो 2024 में होने वाले चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस आला कमान ने अभी से फूंक फूंक कर कदम रखने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व हरियाणा में किसी भी सूरत में गुटबाजी को हवा नहीं देना चाहता। यही कारण है कि नए प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने अपने पहले दौरे के दौरान ही धड़ेबंदी को लेकर सख्त रुख दिखाया। टिकट आवंटन से लेकर कांग्रेस के धड़े की तरफ से जनता के बीच की जाने वाली घोषणाओं को लेकर उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का रुख साफ किया। प्रदेश प्रभारी ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि टिकट आवंटन दिल्ली से होगा और कांग्रेस का घोषणा पत्र वही अंतिम होगा जिसे हाईकमान से स्वीकृति होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस का सीएम चेहरा न कहकर उन्होंने साफ कर दिया कि पार्टी हिमाचल और कर्नाटक की तर्ज पर बिना किसी नेता को सीएम का चेहरा घोषित किए ही चुनावी मैदान में उतरेगी। कांग्रेस हरियाणा में 2014 के बाद से ही सत्ता से बाहर है और 2024 में भी जीत हासिल करना बड़ी चुनौती से कम नहीं है। हरियाणा के राजनीतिक हालातों को देखते हुए कांग्रेस हाईकमान प्रदेश के किसी भी एक बड़े नेता को फ्री हैंड देने के मूड में नहीं दिख रहा। चंडीगढ़ में बुलाई गई हरियाणा कांग्रेस कमेटी की बैठक में जिस तरह से गुटबाजी और नारेबाजी हुई, उसने पार्टी नेताओं के बीच आपसी रस्साकशी और वर्चस्व दिखाने की कोशिश को एक बार फिर जग जाहिर कर दिया। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया की इस नसीहत और हिदायत का क्या पार्टी नेताओं पर असर पड़ेगा? कांग्रेस आला कमान का ये कड़ा रुख हरियाणा कांग्रेस को करेगा एकजुट या बढ़ाएगा फूट? 2024 में पार्टी की राह होगी आसान या दुश्वार? बड़ा मुद्दा में आज करेंगे इन्हीं सवालों पर चर्चा। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको कुछ वो बातें दिखा देते हैं जो कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने कही। तो हरियाणा में कांग्रेस बिना सीएम चेहरे के ही चुनाव लड़ेगी। टिकट आवंटन दिल्ली से होगा। कांग्रेस का घोषणा पत्र वही अंतिम जिसे हाईकमान करेगा स्वीकृत। सीएम चेहरे को लेकर नारेबाजी गुटबाजी पर पार्टी लेगी कड़ा एक्शन। छवि खराब करने वाले नेताओं के खिलाफ होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई। ये वो तमाम बातें जो एक प्रकार से वार्निंग अलार्म के रूप में, चेतावनी के रूप में, हिदायत या कहे कि नसीहत के रूप में दीपक बावरिया की तरफ से कही गई हैं। हरियाणा कांग्रेस में किस तरह से किलाबंदी है, गुटबाजी है और कला है, ये तमाम बातें जो है वक्त वक्त पर सामने आती रही हैं। चंडीगढ़ में अभी जो कांग्रेस प्रदेश कमेटी की बैठक हुई थी और जिसकी अध्यक्षता खुद नवनियुक्त प्रभारी दीपक बावरिया ने की थी, उस बैठक के दौरान भी नारेबाजी, भावी सीएम को लेकर के नारेबाजी हुई थी। कुमारी शैलजा जो है वो बैठक बीच में छोड़ करके ही चली गई थी। हालांकि उन्होंने कहा था कि उन्हें किसी काम से जो है छत्तीसगढ़ के लिए फ्लाइट लेनी है, उन्हें जल्द जाना है, इसी कारण वो बैठक से जा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठक के अंदर जो गुटबाजी निकल के सामने आई थी और नाराजगी जो दिखाई दी थी नेताओं के बीच में, वो कहीं ना कहीं पार्टी की मुश्किलें आगे बढ़ा सकता है। संगठन का सवाल भी इस बैठक के दौरान गूंजा था। पार्टी नेताओं ने संगठन को लेकर भी अलग अलग अपने बयान दिए थे और हर एक बयान में कहीं ना कहीं नाराजगी जो है साफ तौर पर दिखाई जा रही थी। सवाल या निशान भी था कि अब तक अगर पार्टी का संगठन नहीं बना है तो ये एक बड़ी कमी है। तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राकेश भड़ाना जुड़े हैं, जेजेपी के प्रवक्ता नलिन हुड्डा हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता भी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो जेजेपी के प्रवक्ता हैं उनसे चर्चा की शुरुआत करूंगी।
गठबंधन की सरकार में आप बीजेपी के साथ हैं और दोनों ही पार्टियां मिलकर सरकार चला रही हैं, लेकिन अब चैलेंज के रूप में जो है कई और दूसरे दल भी बीजेपी के गठबंधन के सामने खड़े होते नजर आ रहे हैं। गठबंधन खुद जो है सरकार को चैलेंज करता हुआ एक प्रकार से दिखाई दे रहा है। क्या लगता है यहाँ पर अब कांग्रेस का ये जो नया कलेवर है, ये और कितनी मुश्किलें आपके लिए बढ़ाने वाला है? जब हरियाणा में विधानसभा चुनावों के बाद ये पोस्ट पोल अलायंस का गठन हुआ था, उस टाइम से ही जितनी विपक्षी दल और विपक्षी पार्टियां थे ये चाहते थे कि हरियाणा को मजबूत सरकार ना मिले, सरकार गिरे टूटे और हरियाणा की जनता के ऊपर पुनः एक बार सरकार चुनाव का जो है वो भाग लाया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और एक बड़ा मजबूत गठबंधन आज तक चलता आया है और आगे भी अपना पूरा टेन्योर पूरा करेगा। आगे जो बात कही कि कांग्रेस में ये जो कला निकल के आ रही है, ये आज की कला नहीं है, ये पिछले कई वर्षों से आप देखिए 3 से 4 इनके प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, लेकिन आज तक इनका संगठन नहीं बन पाया। जिला लेवल के ऊपर, प्रदेश लेवल के ऊपर कहीं कोई इकाई नहीं बनी गई। सिर्फ एक हवाई बातें चल रही हैं कि हम सरकार बनाएंगे, हम टक्कर दे रहे हैं गठबंधन को, हम ये कर देंगे। लेकिन आज जमीनी स्तर पर हकीकत ये है कि कांग्रेस कहीं पर भी ना कोई कार्यकर्ता है, ना कोई पदाधिकारी है और ना ही कोई मुद्दा है। इसलिए इन सब चीजों का आप जो है वो क्रियान्वयन देख रहे हैं। अब मैं एक बात बड़ी जरूरी हाईलाइट करना चाहूंगा, कांग्रेस हरियाणा के अंदर एक कांग्रेस नहीं है, उसके अंदर विभिन्न व्यक्तिगत कांग्रेस बन चुकी हैं। आप उसको हुड्डा कांग्रेस कहिए, शैलजा कांग्रेस कहिए, आप उसको सुरजेवाला कांग्रेस कहिए, या कोई अन्य नेताओं ने अपनी अपनी कांग्रेस बना रखी है। तो उसमें क्या होता है कि जब संगठन बनाने की जब बारी आती है तो हरेक का एक दूसरे के साथ जो समन्वय है वो है नहीं, और अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, इस एटीट्यूड के ऊपर जो कांग्रेस चल रही है, इसलिए आज कांग्रेस नाम का शब्द भी हरियाणा में बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। लेकिन उसे तो अपनी अपनी डफली, अपना राग पर लगाम लगाने के लिए ये कह सकते हैं कि कड़ा रुख अपना लिया है पार्टी आला कमान ने, और जो नवनियुक्त प्रभारी हैं दीपक बावरिया, उन्होंने अब सख्त निर्देश दे दिए हैं, हिदायत दी है कि अगर कोई भी अब इस प्रकार से गुटबाजी या नारेबाजी करता है तो उसके खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। मैम देखिए, कांग्रेस में ये चीजें इतनी अंदर तक घात करी हुई हैं, कितने ही प्रभारी बदल गए, कितने ही सीनियर नेता, पहले गुलाम नबी आजाद साहब अब कांग्रेस छोड़ चुके हैं और लेकिन वो भी प्रभारी रहे, तो इस गुटबाजी को कोई खत्म नहीं कर पाया। और बात गुटबाजी खत्म करने की भी नहीं है, बात है इश्यूज के साथ आइडेंटिफाई करने की, जो कांग्रेस कर नहीं पा रही। कोई मुद्दा नहीं है, कोई बात करने को नहीं है, तो ले दे के चर्चा में बने रहने के लिए ये एक नया शगुफा बार बार ले आते हैं कि अब फिर संगठन बनाएंगे, अब फिर नए प्रभारी आए हैं तो वो कुछ नया निर्देश देंगे। लेकिन हकीकत यह है कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से आज कांग्रेस हरियाणा में खत्म हो चुकी है। राकेश भड़ाना भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भड़ाना जी, कितनी संभावनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, या आपको लगता है कि अब कांग्रेस जो है पूरी ताकत के साथ एकजुट हो रही है, अब मुकाबला जो है मुश्किल होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस कभी जीवन में एक नहीं हो सकती, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस की लड़ाई है, उन्हें हरियाणा की जनता से कोई लेना देना नहीं है, ना उन्हें कांग्रेस से कोई लेना देना है। उन्हें तो सिर्फ इस बात से लेना देना कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं, कुमारी शैलजा चाहती है मैं मुख्यमंत्री बनूं, रणदीप सुरजेवाला चाहता है मैं मुख्यमंत्री बनूं। रही बात प्रभारी की, प्रभारी ने आया और उन्होंने कड़ा संदेश दिया कि जो भी अनुशासन तोड़ेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। आप पीछे 9 साल का इतिहास उठा के देख ले, कम से कम 9 प्रभारी बदल चुके हैं। जो भी प्रभारी नया बन के आता है वो यही कहता है कि जो अनुशासन तोड़ेगा उस पर कार्रवाई होगी। आप देखिए कितनी विडंबना की बात है, जब अशोक तंवर प्रदेश के अध्यक्ष थे उन पे सरेआम दिल्ली में लाठीचार्ज कर दी गई, और उसके बाद भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी जो मंडली है उनपे किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आप उसमें तोहफे में उनके कहने से जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उनके कहने से सारी टिकटें दे दी गई और अशोक तंवर जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कार्रवाई कर पाएगा या कुछ होगा, ये सिर्फ एक इनका ड्रामा है। और कांग्रेस पार्टी की पूरी तरीके से आप देखें कि जो इनके उस टाइम राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, राज्यसभा में शाही बदल दी गई, उनकी बात नहीं मानी गई। और दूसरा, अभी अजय माखन जी राज्यसभा में चुनाव लड़े थे, इन्हीं की क्रॉस वोटिंग हो गई।
तो जब राष्ट्रीय नेतृत्व ही कमजोर है तो प्रदेश के अध्यक्ष हो या प्रदेश के आपने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व कमजोर है, ये आप उस वक्त की बात कर रहे हैं जब कांग्रेस उतनी ज्यादा उत्साहित दिखाई नहीं दे रही थी जितनी फिलहाल अभी वो दिखाई दे रही है। हिमाचल कर्नाटक विजय के बाद में जो है एक नया उत्साह कांग्रेस के अंदर आया है और अब कहीं ना कहीं पार्टी राज्य इकाइयों को किस तरीके से आगे लेकर चलना है, इस बात को जो है पार्टी आलाकमान बहुत गौर से देख रहा है और शायद यही वजह है कि अब इस प्रकार से कड़ा संदेश दिया गया है। क्या आपको लगता है कि ये कड़ा संदेश देने के पीछे कोई एक बड़ा कारण भी है पार्टी आलाकमान का? देखिए, कड़ा संदेश अगर देने की कोशिश की गई तो अभी जो कल परसों में इनकी जो मीटिंग हुई उसमें सरेआम भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री के नारे लगा दी गए। जब वहां सिर्फ मुख्य लोगों की वहां मीटिंग थी तो वहां इतने सारे लोग कहां से आ गए, ये एक प्लानिंग थी। और वहां उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की हुड्डा गुट ने कि हम प्रभारी को कुछ नहीं मानते हैं, ऐसे प्रभारी बहुत आए और बहुत चले गए और प्रभारी के सामने भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री के नारे लगा गए। आप एक बात देखिए कि हरियाणा में कोई मैनिफेस्टो नहीं है और एक अपना हमारी कॉपी कर ली उन्होंने और एक अपना ही मैनिफेस्टो इन्होंने निकाल दिया। और मैंने किरण चौधरी जी का मैं एक बयान देख रहा था उसके बाद कि किरण चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष ने बुलाया नहीं। अगर बावरिया जी अगर उन्हें फोन ना करते तो इतनी सीनियर नेता है किरण चौधरी, उन्हें बुलाया ही नहीं गया। तो आप इससे लगा लेते हैं कांग्रेस में कभी जीवन में भी एक तो नहीं हो आपको सकती। क्या लगता है कांग्रेस हरियाणा में किसकी चलती है? कांग्रेस आलाकमान की, पार्टी आलाकमान की, या फिर किसी दिग्गज नेता की, किसी दिग्गज की? देखिए, पूरे 9 साल में आप देख ले 4 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, किसी ने कमेटियां बना नहीं पाए। तो सिर्फ किसकी ताकत है? एक ही तरफ ताकत है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा मुझे तो लगता नहीं कोई है लेकिन आप ही की पार्टी के नेता कहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा की अपनी ही पार्टी में कोई नहीं सुनता है, कार्यकर्ता नहीं सुनते हैं उनकी। ढांडा जी यही बयान दे रहे थे। नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अपनी पार्टी में कुछ सुनता नहीं है, पर वो फिर भी अपनी चला तो रहे ना जी। आप प्रदेश अध्यक्ष देखे, प्रदेश नहीं ऐसे कैसे चला? अभी आप कह रहे हैं कि कोई सुनता नहीं, आपके एक नेता कहते हैं कि नहीं सुनता है कोई हुड्डा की, आप कह रहे हैं कि सबसे पावरफुल नेता हुड्डा ही है, आलाकमान तक की बात को नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ना होते तो अशोक तंवर जी उस टाइम उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लोगों ने मारा था, उन्हें उन पे कार्रवाई नहीं हुई। आप देखिए, अजय माखन जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट के लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर दी और अजय माखन को हरा दिया गया। इसका मतलब राष्ट्रीय जो नेतृत्व है उसकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मान नहीं रहे। उनकी वजह से चाहे कुलदीप बिश्नोई हो, चाहे वीरेंद्र सिंह हो, चाहे अवतार सिंह भड़ाना हो, अन्य जितने भी बड़े लीडर थे सब छोड़ के चले गए। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज कांग्रेस को मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को अपनी जेब में रख रखा। कोई भी प्रदेश अध्यक्ष है, प्रभारी है, किसी से संगठन बनने नहीं दिया। और आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा आम आदमी पार्टी से इतना घबरा चुके हैं। जो हमारे वादे थे 300 यूनिट फ्री देना, शिक्षा अच्छी देना, लेकिन पार्टी के दूसरे नेताओं ने ये क्लियर कर तो दिया। जो दीपक बावरिया है उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस हाईकमान जो मैनिफेस्टो फाइनल करेगा, स्वीकृति देगा, वही फाइनल जो है घोषणा पत्र होगा। अभी चाहे कोई भी नेता इस तरीके के बयान जो है वो देने से बचे, और अगर देते हैं तो वो उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, पार्टी का नहीं है। वो क्लियर कर तो दिया। देखिए, अभी 2-3 दिन बाद देख लेना, 2-3 महीने बाद देखना कि यही बावरिया जी है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आगे पीछे आपको नजर आएंगे घूमते हुए। ये सब एक बनावटी बातें हैं। देखिए, आज हरियाणा के लोग जो है ना वो कांग्रेस से, इन सब बातों से भारतीय जनता पार्टी से पक चुके हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राज में और भूपेंद्र पिछले 25 वर्ष कांग्रेस ने राज किया। आप देखें कि ना शिक्षा है या ना रोजगार है। आज प्रदेश के कैसे हालात है, चाहे कांग्रेस का राज ना हो, चाहे आज बीजेपी का राज हो, जो असली मुद्दे हैं, चाहे रोजगार हो, शिक्षा हो, सड़कें हो, ये सब कुछ देने की बजाय ये इन सब चीजों में लगे हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ गए हैं। ठीक है, देरी से जुड़े हैं लेकिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेजेपी के प्रवक्ता नलिन हुड्डा जुड़ चुके हैं, राकेश भड़ाना प्रवक्ता आपके तो जुड़े हैं, कृष्ण ढोल बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार कमल वधावन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अब मैं बीजेपी प्रवक्ता का रुख करूंगी, कृष्ण ढोल हमारे साथ जुड़े हैं। ढोल जी, कांग्रेस के इस नए क्लेवर को लेकर क्या कहेंगे? कड़े दिशा निर्देश दे दिए हैं कि अगर कोई भी नेता जो है इस प्रकार से नारेबाजी करते हैं, गुटबाजी करते हैं, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। मेरे सभी वरिष्ठ पैनल के साथियों को मैं नमस्कार करता हूं, और मैं ये एक बार पूछने का अधिकार रखता हूं कि मुझसे पहले कौन बोल रहा था जी?
पार्टी के प्रवक्ता राकेश भड़ाना बात कर रहे थे। कौन सी पार्टी के? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो 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 जी ढोल जी, सुन पा रहे हैं हम जी। आपको। हाँ, मैंने ये पूछा कि कौन कौन बोल रहा था मुझसे पहले, प्लीज। आपसे पहले जो है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे थे, ओके, राकेश भड़ाना। हाँ हाँ हाँ, मैं कुछ उनकी भी बड़ी बड़ी बातें सुन रहा था। शायद वो ये नहीं जानते कि उनकी छलनी में कितने छेद हैं, और कांग्रेस के बारे में तो वो बड़ी बड़ी बातें बता रहे थे। और कांग्रेस तो फिर भी बहुत लंबी पुरानी और बहुत बड़ी पार्टी है जिसने वर्षों वर्ष शासन किया है। इनकी पार्टी को तो जुम्मा जुम्मा थोड़े से दिन हुए हैं। मैं कांग्रेस पे भी बात करूंगा, लेकिन मैं आम आदमी पार्टी के मेरे यहाँ आप साथी कांग्रेस जी की को तारीफ बताना- कर रहे हैं, मैं हैरान हूँ ये बात सुन के। और इस वक्त आप आम आदमी पार्टी को जो है वो कह रहे हैं, क्या ये माना जाए कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, यही आप यहाँ पर साबित कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इनको भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। कांग्रेस की तो हालत पिछले 9 वर्षों से, जब से हमारी सरकार है, और इवन उनकी अपनी जबकि खुद की सरकार थी, तब भी पूरे प्रदेश ने देखा था कि उनके मंत्री रहते रहते भी जिस प्रकार के झगड़े भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ, जिनके झगड़े प्रमुखता के साथ हुए, उनमें वो उस वक्त के तत्कालीन मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट रणदीप सुरजेवाला, मिनिस्टर फॉरेस्ट अपने फॉरेस्ट और एक्साइज की किरण चौधरी, और अपने मिनिस्टर जो कप्तान सिंह यादव, जो इनके मिनिस्टर है पावर के, उनके साथ जब वो सत्ता में थे तब भी देखा। और विनोद शर्मा जी ने तो सत्ता में रहते रहते ही पार्टी छोड़ दी थी। उसके बाद जब सरकार जाने की कवायद शुरू हुई तो राव इंद्रजीत, वीरेंद्र डूमरखा, बहुत सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और अब जो इनके नए प्रभारी जी आए, बावरिया जी, मैंने पिछले दिनों भी 2-3 बार चैनल पे बहस हुई है, और मेरे कांग्रेस के जो भी प्रवक्ता साथी मित्र आए, मैंने उनसे ये आग्रह किया कि भाई जी, हम तो आपकी एकजुटता उसी दिन मान लेंगे जिस दिन आपके सभी साथी फ्रंट लाइन के लीडर जिस दिन पार्टी के अंदर अपनी आस्था जता देंगे, उसी दिन हम लोग ये मान लेंगे कि कांग्रेस एकजुट है। अभी नए इनके प्रभारी आए अशोक बावरिया जी के सामने जिस प्रकार से वहां नारे लगे, चाहे वो शैलजा जी के खिलाफ लगे, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन में लगे, चाहे किरण चौधरी ने, और उसके बाद उदय भान जी ने भी ये स्पष्ट किया कि मैं नहीं मानता इनको कुछ भी। बात तो वही है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कही है, और इनका तो ये कहना है कि बावरिया भी वही करेगा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब, पिछले 20 साल से इनका संगठन नाम की चीज नहीं है, इनकी आपस में लड़ाई चल रही है, सूचियां तैयार होकर फटती रहती हैं। मैं तो ये बता रहा था कि आम आदमी पार्टी के जो मेरे साथी जिक्र कर रहे थे, उनको भी मैं बता रहा था कि पिछले दिनों ही उन्होंने अनुराग ढांडा को हटा करके सुशील गुप्ता जी को प्रभारी लगा दिया हरियाणा का। और इनको शायद पता है कि जब से आंदोलन शुरू हुआ है, मैं 8-10 प्रमुख नाम लूंगा जो इन लोगों को छोड़ करके चले गए। पार्टी के संस्थापक अन्ना हजारे, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कपिल मिश्रा, कुमार विश्वास। चलिए, क्रॉस क्वेश्चन आपने आम आदमी पार्टी से किया है राकेश भड़ाना, आपसे इसका जवाब मैं लूं, लेकिन इससे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ जरूर जाऊंगी। केवल ढींगरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। ढींगरा जी, कांग्रेस की कला जो है वो बार बार लगातार सामने आती रही है, लेकिन अब जिस प्रकार से जो दीपक बावरिया नवनियुक्त प्रभारी है कांग्रेस के, उनकी तरफ से जो कड़ा एक्शन या यूं कहें कि सख्त हिदायत दी गई है, क्या इसके बाद जो है हालात सुधरेंगे, तस्वीर बदलेगी या और ज्यादा स्थिति बिगड़ेगी? नहीं, आपको किसने कहा कि वहां पे कोई नारे लगे, नारे एंटी लगे, नारे उस तरह से लगे? ना, कोई भी नहीं लगा। मैं तो खुद मीटिंग में मौजूद था। वहां पे अगर शैलजा जी खड़ी हुई तो शैलजा जी जिंदाबाद के अगर नारे लगे, और अगर हुड्डा साहब खड़े हुए तो हुड्डा साहब के जिंदाबाद के नारे लगे। नहीं, पहले तो भूपेंद्र हुड्डा के लिए नारे लगे, उसके बाद जब कुमारी शैलजा ने ऑब्जेक्शन किया, उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि चलिए ठीक है, आप शैलजा जिंदाबाद के नारे लगा दीजिए। उसके बाद शैलजा जिंदाबाद के नारे लग गए। और जो आप कह रहे हैं कि आपसे किसने कहा, ये बात तो खुद यहाँ पर सुनिए, मैं मीटिंग के अंदर मौजूद था। मैम, आप मेरी बात सुनिए पहले। वहां पे शैलजा जी खड़ी हुई,
तो शैलजा जी की शान में उनके वर्करों ने, उनके जो समर्थक थे उन्होंने नारे लगाए। जिसमें हुड्डा जी हुए, हुड्डा साहब के समर्थकों ने नारे लगाए। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जो आप कह रहे हैं। किसी के अगेंस्ट नारे नहीं लगे, उनके समर्थन में नारे लगे। तो अगर अनिल, लेकिन नारे किस चीज के लगे? भावी सीएम को लेकर के लगे। और अब पार्टी लाइन को आपके जो प्रभारी है, प्रदेश प्रभारी, उन्होंने ही क्लियर कर दिया है कि बिना सीएम फेस के ही चुनावी मैदान में उतरेगी। अभी से कोई भी इस बात को लेकर गलतफहमी ना पाले। आप सीएम फेस पे भी आ जाए, वो भी बात करता हूँ मैं। 1 मिनट पहले इतनी बात तो पूरी होने देना। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर अनिल विज जी के नारे लगे मान लो किसी तरफ, और वहां ये कहे कि राव इंद्रजीत जी के नारे लगा दे, तो ये तो ठीक है ना। जो केवल जी मैं आपकी बात को बड़ा करती हूँ। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि नारे हुए, इसमें कोई बात गलत नहीं है। लेकिन खुद यहाँ पर जो दीपक बावरिया, उन्होंने कहा कि इस प्रकार से पार्टी की बैठक जो हो रही है, प्रदेश कमेटी की बैठक, उसमें नारेबाजी होना ठीक बात नहीं है। ये कोई सभा नहीं थी। यहाँ पर दीपक बावरिया जी का बयान है, आप कह रहे हैं कि किसने कहा? आप सुनिए मैं बताता हूँ क्या है। उन्होंने ये हमारा जो 5 जो संकल्प पत्र था हमारा, जो वहां पे, उसके अंदर एक क्लॉज लिखी गई कि कोई भी किसी के अगेंस्ट नहीं बात रखेगा। ये एक हिदायत दी गई सबको, ये वहां पे कहा नहीं गया। ये 5 हमारे संकल्प थे जिनको सभी ने हाथ खड़े करके मंजूर किया। और ये इस बात में शैलजा का भी हाथ खड़ा था, हुड्डा साहब का भी, बाकी सभी का भी, नेताओं का और सारे कार्यकर्ताओं का भी, जितने मेंबर थे उनका भी। सबको ये कहा गया कि कोई भी पार्टी लाइन से बाहर बात नहीं करेगा। वो हमारे 5 संकल्प थे, उसका एक हिस्सा था। तो इसमें क्या गलत बात है? आप तो बड़ी सरलता से इस बात को कर रहे हैं, लेकिन बात उतनी सरल दिखाई नहीं दे रही ढींगरा जी। चलिए ठीक है, दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी नेता, कुमारी शैलजा को आखिर ये क्यों कहना पड़ा कि जो प्रस्ताव है, जो संकल्प है, वो हुड्डा का, भूपेंद्र हुड्डा का, दीपेंद्र हुड्डा का अपना है, कांग्रेस का नहीं है। और उसके बाद में उसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो दीपक बावरिया, उन्होंने भी कहा कि जो मैनिफेस्टो है वो वही होगा जो हाईकमान स्वीकृत करेगा। जी, और अभी कोई भी पार्टी नेता जनता के बीच में जाकर इस प्रकार की कोई घोषणा ना करें। वो ये कह सकते हैं कि हम आपकी मांग को अपने घोषणा पत्र में शामिल करने की कोशिश करेंगे या आपकी बात पर पार्टी ध्यान देगी। लेकिन अभी से यहाँ पर 5 गारंटी जो है, कई वक्त पहले से जो है वो देते आ रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा 5 गारंटी यहाँ पर देने का वादा कर रहे हैं प्रदेश की जनता से, वो क्या कहेंगे? उसके ऊपर बात ये है कि 5 गारंटियां राजस्थान में भी हमने दी है, कर्नाटक में भी हमने दी हैं, हिमाचल में भी हमने दी हैं और छत्तीसगढ़ में भी दी हैं। और ये 5 गारंटियों की बात जहां तक है, ये हमारा जो संकल्प पत्र है उसके अंदर है। और मैं ये भी बात कहना चाहता हूं इसके साथ साथ कि ये हमने गारंटी देने की बात लोगों के बीच में रखी है और इसको मैनिफेस्टो में ऐड किया जाएगा। ये तो दीपक बावरिया जी ने भी कह दिया कि हम ये सारी जो बातें हैं अपने मैनिफेस्टो में ऐड करेंगे। और जब आपके वहां पे आपका जो चैनल के रिपोर्टर आए हुए थे, उनको भी ये बात कही, उन्होंने सवाल पूछा था और उनको ये बात बोली उन्होंने कि ये जो है ये हमारा AICC से भी तय है और हमारा स्टेट के भी ये सारी बातें तय हैं, इनको हम मैनिफेस्टो में ऐड करेंगे। ये तो दीपक बावरिया जी ने भी कह दिया। कृष्ण ढूल जी, ठीक है, चलिए आप अलग अलग पार्टी प्रवक्ताओं से भी जान लेते हैं। कृष्ण ढूल, बीजेपी के प्रवक्ता कृष्ण ढूल जी, केवल ढींगरा जी कह रहे हैं कि सब कुछ ऑल इज वेल है, कोई भी यहाँ पर जो है अंदर खाने कोई रस्साकशी, कोई खींचतान नहीं है। उनकी आस्था जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के प्रति बहुत गहरी है। मेरे मित्र हैं, मैं जानता हूं उनको, पारिवारिक मेरे संबंध हैं। लेकिन केवल जी, मैं इस चीज को यहाँ स्वीकारना पड़ेगा कि पार्टी के अंदर की गुटबाजी पहले दिन मीटिंग के बीच में सामने भी आई और शैलजा जी क्या जैसे ही विरोध हुआ वो छोड़ करके निकल के मीटिंग छोड़ करके चली गई। बाद में उन्होंने अपनी से कोई भी स्पष्टीकरण दिया, लेकिन पार्टी में जो पहले आई हुई थी उस दिन मीटिंग में शेयर किया उन्होंने एक बेंच सबके सामने, लेकिन उनका जैसे ही विरोध हुआ वो छोड़ करके चली गई। और बाद में उन्होंने प्रेस को कहा कि जिन चुनावी संकल्प पत्रों का मेरे साथी केवल जी अभी जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ये संकल्प पत्र जितने है ये जो मैनिफेस्टो की नेशनल कमेटी है वो तय करती है और वही बात मानी जाएगी।
उसके बाद प्रभारी जी पर इतना ज्यादा दबाव था, और आप इसको समझ भी सकते हैं कि उनको ये कहना पड़ा कि हम ये प्रयास करेंगे कि इनके ये जो संकल्प पत्र है उनको हम मैनिफेस्टो में शामिल कराएं। यानी आज की तिथि में तो ये जो 5 मिनिमम गारंटी दीपेंद्र हुड्डा जी दे रहे हैं, ये शैलजानी जी और किरण चौधरी ने स्पष्ट कहा है कि ये सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा की 5 मिनिमम गारंटियां जो बात कर रहे हैं वो है, ये कांग्रेस की नहीं है। और उदय भान जी ने आकर के भी ये कहा बाद में कि नहीं, जो नारे लगना था वो गलत है, भाग्य से कोई भी बात अगर किसी ने भी बाहर जाकर के किसी प्लेटफॉर्म पर कही तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसका मतलब इस मीटिंग में जो इनके बाबरिया जी के पदभार संभालने की जो पहली बैठक थी, इसमें अनुशासनहीनता हुई है। ये तो इनके, लेकिन ढींगरा जी तो इनकार कर रहे हैं ना। ढींगरा जी क्या कहेंगे? कृष्ण ढूल जी तो ये दावा ठोक रहे हैं कि अनुशासनहीनता हुई है। पार्टी नेताओं के इस रवैये पर नाराजगी भी जाहिर की है दीपक बावरिया जी ने। देखिए, बीजेपी है चुगली पार्टी, इनको तो हमारी चुगलियां करनी है। 9 साल धरातल पे काम करते तो चुगलियां करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने काम गिनवाते। कोई काम तो किया नहीं 9 साल के अंदर, अब हमारी चुगलियां करेंगे सिर्फ। मैंने आपको बता दिया जो वहां पे हुआ, वहां पे कोई इस तरह की बात नहीं हुई। हमारे राजस्थान में भी तो सेम गारंटियां दी हुई हैं, हमारी हिमाचल में भी तो दी हुई हैं, हमारी कर्नाटक में तो दी हुई हैं, हमारी छत्तीसगढ़ में भी तो दी हुई हैं। तो हरियाणा में आके क्या दिक्कत है भाई? आप फिर वही गलत बात पे चलते हैं। आपको आदत पड़ गई है बीजेपी को कांग्रेस की चुगली करने की। चुगली करते रहो आप, लेकिन हमारी चुगली लगा रही है यहाँ पर, कांग्रेस की चुगली करती है बीजेपी। और हमने जो कहा है, हमने जो ठीक है, भड़ाना जी भी कुछ कहने रहे हैं। आऊंगी भड़ाना जी। जी, हमने कहा है अपने मैनिफेस्टो को भी पूरा किया है, जो बात हमने कही है वो पहले भी पूरी की है, आप भी करेंगे। ठीक है कृष्ण ढूल जी। नहीं ढूल जी आप ठीक है। डिबेट का जो विषय था वो गुटबाजी को लेकर के है। तो अरे गुटबाजी थी नहीं कोई, मैं कह रहा हूँ बात करेंगे। आपके नेता अगर नारे लगाते हैं तो भी तो गुटबाजी मानेंगे क्या उसको? अगर राव इंद्रजीत के नारे कोई लगा रहा है, राव इंद्रजीत का समर्थक, तो मुख्यमंत्री की गुटबाजी मानी जाएगी वो? मैं बात करूं जी। देखिए, मेरे साथी को शायद इस बात का थोड़ा सा बुरा लग रहा है। हमारी बुरा नहीं लग रहा। बार इस प्रकार की चीजें निकल के आई और इस प्रकार के विषय पर हमने लगातार डिबेट की है। चाहे वो अनिल विज जी का बयान कभी मुख्यमंत्री जी के विरोध में आ गया, या राव इंद्रजीत के यहाँ नारे लगे, या धनखड़ जी की कोई बात हुई, तो इसमें ज्यादा बुरा मानने की बात नहीं है। हमने उस चीज को ये बताया और माना कि हाँ कुछ छोटी मोटी बात हुई है। और आज का विषय जो है वो चुगली का नहीं है केवल भाई, आज का विषय तो गुटबाजी का है। और गुटबाजी कोई है ही नहीं है। 20 वर्ष चलिए ठीक है, वो कह रहे हैं कि गुटबाजी है, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा कह रहे हैं कि गुटबाजी नहीं है। राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी राकेश जी रखिए अपनी बात, मुझे वधावन जी के पास भी फिर जाना है। ठीक है जल्दी। मैं अपनी बात देखिए, मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के, अभी इन्होंने कहा कि जब मैं कांग्रेस के बारे में बात चल रही थी और तकलीफ बीजेपी के प्रवक्ता को हो रही थी, क्योंकि हम पूरे प्रदेश में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बी टीम का कांग्रेस का काम करती है और कांग्रेस बी टीम भारतीय जनता पार्टी का काम करती है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की मानसिक सोच के बारे में बताता हूँ। आज प्रदेश के जैसे हालात है, इनके जो मुख्यमंत्री है, आज प्रदेश में ऐसे हालात हो कि रैलियां होती है और इनके ही नेता मुख्यमंत्री को बुलाते नहीं है, क्योंकि उनकी वजह से लोग उल्टे भाग जाते हैं। आज कल फरीदाबाद में एक रैली हुई और इनके मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि फरीदाबाद से पलवल के लिए मेट्रो चलाएंगे। और 2015 में इनके मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हम फरीदाबाद से गुड़गांव चलाएंगे। एक पत्थर रखा नहीं है और आज नई पे नई घोषणा करे जा रही है भारतीय जनता पार्टी। राकेश जी पहली बात तो ये वो किसी एक पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुखिया हैं वो। प्रदेश की नहीं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है वो। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जरूर हो सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं है पार्टी के। ठीक है वधावन जी बना रखा है ना। नहीं आप पहले मेरी पूरी बात होने दीजिए। ठीक है, जल्दी आप अपनी बात को पूरा करें। कि आम आदमी पार्टी, आज ये नौबत आज हरियाणा में किस तरीके से आई कि आज इन्हें आम आदमी पार्टी की जब से हमारी
जींद में अरविंद केजरीवाल जी आए और 43 डिग्री टेम्परेचर में लाखों लोग वहां इकट्ठे हुए। उसके बाद इनके खलबली मच गई और इन्होंने जल्दबाजी में सिरसा में एक रैली की जिसमें इनके गृह मंत्री आए और वो पूरी तरीके से पिट गए। 5-6 हजार लोग आए। आज इन्हें कांग्रेस से खतरा नहीं है, आम आदमी पार्टी से खतरा है। और आम आदमी पार्टी के लिए पार्टी के बारे में जो ये बोलते हैं, झूठी बातें करते हैं, क्योंकि आज हरियाणा में अगर विपक्ष की कोई भूमिका निभा रही है तो आम आदमी पार्टी निभा रही है। चलिए, तो कौन किसके लिए खतरा है? खतरा बाहर वालों से ज्यादा है क्या अंदर वालों से है? ये सवाल बहुत ज्यादा बना हुआ है, क्योंकि हर एक पार्टी में कमोबेश इसी प्रकार की एक स्थिति देखने को मिल रही है। वरिष्ठ पत्रकार कमल वधावन जी, आप क्या कहेंगे? इस तमाम चर्चा को आपने सुना है और अभी जो भी राजनीतिक परिदृश्य हरियाणा की सियासत का है वो भी आप भली भांति देख रहे हैं। देखिए, तमाम दल बैठे उनके जो प्रवक्ता है, इनकी सबकी पार्टी में क्या हालात में सबको पता है। पहली बात। दूसरी बात, आज का जो विषय है, जो विषय यही था कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं शनिवार को कुछ चीजें दिखी, तो उससे पहले भी जनजाहिर है, उसको कोई शक की बात नहीं। कहीं ना कहीं आपसी जो भावी मुख्यमंत्री लेकर जो नेता चल रहे हैं, वो अपनी दफ्तर गुजार रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये तो माने ना माने, लेकिन प्रदेश की जनता को मानती है और तमाम पार्टियां भी इस बात को मानती है। रूल साहब ने अपना तर्क रखा, अच्छी बात है। अपनी पार्टी के प्रतिनिधि तौर पर इन्होंने अपनी बात रखी, केवल लीडर ने अपनी सफाई दी, ये भी एक अच्छी बात है। इन्होंने अपने तरीके से अपनी बात कही। लेकिन सवाल ये होता है कि जो प्रदेश की जनता है, जिस प्रकार से नारेबाजी वाली बात, ठीक है, पार्टी के अंदर की बातें हैं वो बाहर नहीं आनी चाहिए। ये एक सभी पार्टी की मीटिंग होती है, वो बाहर नहीं आनी चाहिए। लेकिन कुछ चीजें जो बाहर आई, उनके लोगों ने ही बताया, कुछ वीडियोस लाइव हुई, उनकी स्पीच लाइव हुई, हमने सुना। किरण चौधरी ने क्या बोला, अनुशासन की बात रखी, कहीं ना कहीं भावी जो सीएम है उसकी वहां उन्होंने बात की। लेकिन सवाल उठता है कि अंदर की बातें अंदर रहे तो तब तक तो ठीक है। जब ये अंदर की बातें जब पब्लिक में आती है तो कहीं ना कहीं जो प्रतिनिधि है उसे जवाब देना पड़ता है। तो ढेंगरा साहब ने अभी जिम्मेवारी से वो बातें नहीं रखी, वो रखनी चाहिए कि ठीक है, सुरजेवाला अलग अपना एक सिस्टम है। तीनों को मुझे देखा मैंने, किरण चौधरी जी वो एक अलग आवाज आवाज की नजर आई, इसके अलावा शायद अपना एक सिस्टम है। ठीक है वधावन जी, भले ही पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो इस बात को मानने से इनकार कर रहे हो कि किसी भी तरह का जो है अंतर विरोध है पार्टी के अंदर, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूं कि अब क्या आपको लगता है कि कुछ नया होने वाला है कांग्रेस में? कुछ अब बदलाव होगा? अब जो नए प्रभारी चुन करके आए हैं, क्या आप देखते हैं कि वो उतने कद्दावर या दमदार हैं कि जो भी गुटबाजी है हरियाणा में उसे खत्म करने में वो कामयाब होंगे? देखो, ये ऊपर से सिस्टम इनका होगा जितना मुझे लगता है, क्योंकि जो बातचीत होती है यहाँ धड़े बने हुए हैं इनके, वो धड़े ऊपर से ही खत्म हो सकते हैं। हालांकि इन्होंने अच्छी भूमिका निभाई हिमाचल में, कर्नाटक में और छत्तीसगढ़ में अच्छी भूमिका रही है। राजस्थान में इनका कुछ अच्छा रहा, तो ये अच्छे होकर चले। यात्रा का अच्छा एक रिस्पॉन्स लोगों में लगा कि राहुल गांधी की यात्रा जहां निकली वहां एक अच्छा रिस्पॉन्स है। लेकिन ये इनका पार्टी का मकसद जो है वो क्या है, ये आला कमान से लेकर नीचे तक के जितने कार्यकर्ता हैं ये एकजुट होंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। रही बात प्रभारी वाली, प्रभारी आप सब लोगों को पता है कि कहीं ना कहीं एक जिम्मेवारियां फिक्स की जाती है हर पार्टी के अंदर, तो निश्चित तौर पर अगर वो अच्छे तरीके से काम करेगा तो निश्चित तौर पर कांग्रेस वालों को रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर इसी हिसाब से जो आज से पहले खड़ा चला आ रहा था, ये कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के लोग कहने की बजाय सुरजेवाला के लोग हैं, ये हुड्डा के लोग हैं, ये किरण चौधरी के लोग हैं, अगर ये चीजें तो फिर मुझे लगता है कि कांग्रेस आगे बढ़ पाएगी। क्योंकि 2019 की बात देख लीजिए, जब टिकटों का आवंटन किया। ठीक है, मेरे पास समय समाप्त हो गया। वधावन जी, वैसे अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपसे ये चाह रही हूँ जानना कि क्या लगता है इस कंट्रोल से, आपको लगता है चीजें जो है अंडर कंट्रोल होंगी या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी और ज्यादा? देखिए, सबसे मजबूत धड़ा जो मुझे लग रहा है कि हुड्डा का आज माना जा रहा है, जो हम देख रहे हैं। लेकिन अगर ये तमाम चीजें इनकी म्यूचुअल अंदर की, क्योंकि ये तो पार्टी लेवल की बात है, हम लोग तो क्या लगा सकते हैं, अगर ये पार्टी के लोग मिलकर अगर एकजुट हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर इन्हें कहीं ना कहीं राहत मिलता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, 2024 का जीत के साथ होगा आगाज। लेकिन ये विश्वास जो है किसका पूरा होता है ये जरूर देखने वाली बात रहेगी। हरियाणा कांग्रेस में जो गुटबाजी है क्या वो खत्म होगी या फिर कांग्रेस की जीत की राह में सबसे बड़ा
रोड़ा बनेगी ये भविष्य ही तय करेगा, या फिर कांग्रेस के नेता जो हैं अगर आपस में समझ वो इस बात को लेकर बना लेते हैं कि अगर ये गुटबाजी खत्म करते हैं तो कांग्रेस ताकतवर हो सकती है और आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगर ये मानने को ही तैयार नहीं कि कांग्रेस में गुटबाजी है या नहीं, तो फिर राहें थोड़ी ज्यादा मुश्किल होती नजर आती हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।